हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। आज हम रासायनिक बलगतिकी चैप्टर 4 में फोर्थ चैप्टर में सेकंड पार्ट अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक। इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको बताया था कि अभिक्रिया का वेग किसे कहेंगे, और आज इस वीडियो में हम आपको पढ़ाएंगे कि अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक कौन होते हैं। फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। अभिक्रिया के वेग को अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक। अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक। फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। फ्रेंड्स, यहाँ हम देखेंगे कि अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले मुख्य दो कारक होते हैं। अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले मुख्य दो कारक हैं। एक होता है सांद्रता और दूसरा होता है तापमान। तो सांद्रता को हम लिखते हैं कंसेंट्रेशन और तापमान को लिखते हैं टेम्परेचर। TEMPERATUR, टेम्परेचर। यहाँ हम देखेंगे कि सांद्रता से क्या तात्पर्य है। तो सांद्रता किसे कहेंगे। सबसे पहले हम सांद्रता के बारे में जानेंगे कि सांद्रता होती क्या है। तो विलयन के इकाई आयतन में विलय की मात्रा। विलयन के इकाई आयतन में विलयन के इकाई आयतन में विलय की मात्रा। उस विलयन की क्या कहलाती है, सांद्रता कहलाती है। बच्चों, यहाँ हम देखेंगे कि जो अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक हैं वे मुख्य रूप से दो हैं। कितने हैं? दो हैं। पहला है सांद्रता, कंसेंट्रेशन कहेंगे इसको इंग्लिश में। तो हम सांद्रता के बारे में पढ़ेंगे कि सांद्रता किसे कहेंगे। सांद्रता के बारे में हमको जानना जरूरी है। तो सांद्रता जो होती है या विलयन के इकाई आयतन में विलीन मतलब घुला हुआ विलय की मात्रा है। तो विलय आप जानते हैं, विलय वह पदार्थ होता है जो विलायक में आसानी पूर्वक घुलता है, और विलायक वह पदार्थ होता है जो विलय को घोल लेता है। तो विलयन की सांद्रता से अभिक्रिया के वेग पर क्या परिवर्तन हो रहा है, इस चीज के बारे में हम समझेंगे। तो देखें कि सांद्रता का मतलब है कि विलयन के इकाई आयतन में विलय की मात्रा, उस विलयन की सांद्रता कहलाती है। तो अभिक्रिया का वेग कहने का मतलब यह है कि कोई अभिकारी पदार्थ है, जब उसको हम अधिक सांद्र करेंगे, मतलब कहने का कि विलेय पदार्थ की और अधिक मात्रा को उसमें घोलेंगे, तो होगा क्या कि अभिकारी अणुओं की संख्या बढ़ जाएगी। जब अभिकारी अणुओं की संख्या बढ़ेगी तो उस विलयन में अणुओं के टकराने की स्थिति बढ़ जाएगी, जिससे जो प्रभावी अणु होंगे बड़ी आसानी पूर्वक एक दूसरे से टकराएंगे और अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देंगे। तो पुनः इसको एक बार बच्चों हम समझेंगे कि अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाला जो पहला कारक सांद्रता है। सांद्रता से क्या मतलब है कि जब अभिकारी पदार्थों या अभिकारक की सांद्रता को हम बढ़ाएंगे तो उसमें अभिकारी अणुओं की संख्या में वृद्धि होगी, और जब अभिकारी अणुओं की संख्या में वृद्धि होगी तो प्रति अणु उनमें टकराने की स्थिति में वृद्धि हो जाएगी।
और जब अणु आपस में अधिक मात्रा में टकराएंगे तो अभिक्रिया का आवेग क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। बच्चों आप लोग इस चीज़ को अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि अभिक्रिया की सांद्रता बढ़ने से या अभिकारक की सांद्रता बढ़ने से अभिक्रिया के वेग में क्या परिवर्तन हो रहा है, अभिक्रिया का वेग बढ़ जा रहा है। दूसरी चीज क्या है, तापमान। तापमान से मतलब क्या है, अगर किसी अभिकारी अणुओं का टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए तो अभिकारी अणुओं का टेम्परेचर बढ़ाने का मतलब क्या है कि उन अणुओं में गतिज ऊर्जा का मान बढ़ जाएगा। बच्चों गतिज ऊर्जा का मान बढ़ जाएगा, तो गतिज ऊर्जा का जब मान बढ़ जाएगा तो जो प्रभावित टक्करों की संख्या है उसमें स्वतः वृद्धि हो जाएगी। जब अभिकारी अणुओं के टकराने की स्थिति में वृद्धि होना शुरू हो जाएगा तो अभिक्रिया का वेग बढ़ जाएगा। तो दोनों स्थिति में अभिकारक की सांद्रता बढ़ाने पर भी अभिक्रिया का वेग बढ़ जाएगा और उसके तापमान में वृद्धि करने पर भी अभिक्रिया का वेग बढ़ जाएगा। इस चीज़ को बच्चों हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे और इस पर ज़्यादा ध्यान भी देंगे। अगला चीज़ हम आपको बताते हैं, देखें अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कुछ और कारक हैं, जैसे अभिकारक की प्रकृति। अभिकारक की प्रकृति, नेचर ऑफ रिएक्टेंट। अभिकारक की प्रकृति से क्या रिलेटेड है, देखिए यह जो टॉपिक हमारा है इसमें ज़्यादातर थ्योरेटिकल चीज़ें हैं, थ्योरी से रिलेटेड ज़्यादा चीज़ें हैं, इसलिए इस चीज़ को हमें इस वीडियो में आसानी पूर्वक और ध्यान पूर्वक इस चीज़ को समझ लेना होगा कि अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं और अभिक्रिया का वेग कैसे बढ़ रहा है। तो अगला चीज़ हम आपको बताएंगे कि अभिकारक की प्रकृति। तो अभिकारक की प्रकृति पर अभिक्रिया का वेग से क्या रिलेशन है। देखें अभिक्रियाएं मुख्य रूप से दो प्रकार की होती हैं, एक आयनिक अभिक्रियाएं होती हैं और एक सहसंयोजी अभिक्रियाएं होती हैं। इस चीज़ को हम रिएक्शन के माध्यम से अगर समझें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। जैसे एक NaCl है और इसकी क्रिया करा रहे हैं AgNO3 से। एक रिएक्शन तो हमारा ये हो गया और दूसरा क्या है, जैसे N2 है और प्लस H2 है। तो इसमें अगर हम समझें कि NaCl और AgNO3 में क्या हो रहा है, तो Na इस अभिकारी पदार्थ में जो Na है इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज है और ये जो Cl है इसके ऊपर एक माइनस का चार्ज है और इसमें Ag के ऊपर एक पॉजिटिव का चार्ज है और यहाँ पर NO3 के ऊपर एक माइनस का चार्ज है। तो हम इस चीज़ को ध्यान देंगे कि जो परमाणु है आयन के रूप में है और इनमें खटाखट क्या हो जाएगा, रिएक्शन होना शुरू हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आवेशों में विपरीत आवेश है, एक दूसरे में आकर्षण की क्रिया बढ़ जाएगी और जब आकर्षण होना शुरू हो जाएगा तब क्रियाएं स्वतः होनी शुरू हो जाएंगी। तो इसमें बनेगा क्या कि Na जो है NO3 से रिएक्ट हो जाएगा तो NaNO3 बना लेगा और Ag जो है Cl से क्रिया करके AgCl बना लेगा। यहाँ हम देख रहे हैं कि जो अभिक्रियाएं तेजी से हो रही हैं इसका मतलब क्या है, इसका अभिक्रिया का वेग बहुत बहुत ज़्यादा है। इस अभिक्रिया का वेग बहुत ही ज़्यादा है। अब इसमें दूसरे में अगर देखा जाए तो यह कौन सी अभिक्रिया हो रही है, आप देख रहे हैं कि नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में बंध है और यहाँ पर हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में बंध है। तो यह एक प्रकार की सहसंयोजी कौन सी अभिक्रिया है बच्चों, सहसंयोजी अभिक्रिया है। यह हमारी कौन सी अभिक्रिया है, आयनिक अभिक्रिया है। तो अब हम यहाँ पर समझ सकते हैं कि आयनिक अभिक्रियाओं में क्या होता है कि आयन जो है एक दूसरे से अट्रैक्ट हो जाते हैं और अभिक्रियाएं एटम्स कर ले रहे हैं। लेकिन जब सहसंयोजी अभिक्रिया की बात आती है तो अभिक्रिया करने से पहले
ये करेंगे क्या, सबसे पहले ये अपने बंध को तोड़ेंगे। अब क्रिया की तो बात छोड़ दी जाए, पहले क्या करेंगे, सबसे पहले अपने बंध को तोड़ेंगे। तो और ये क्या करेगा, ये भी अपने बंध को तोड़ेगा, ये भी अपने बंध को तोड़ेगा। तो इसमें होगा क्या, NH3 का निर्माण होता, देखें इसका स्ट्रक्चर ऐसे H यहाँ 2 निर्माण तो हो रहा, लेकिन सबसे पहले क्या करेंगे, ये तो अपने बंध को तोड़ेंगे तब ना उसके बाद जुड़ेंगे। जब बंध टूटेगा ही नहीं तो जुड़ेगा कैसे। इसलिए यह एक प्रकार की सहसंयोजी क्रिया है, इसको होने में काफी समय लगता है, जबकि आयनिक क्रियाएं हैं क्या फटाफट हो जा रही हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि आयनिक क्रियाएं, ये दोनों जो क्रियाएं हैं किस पर निर्भर कर रही हैं, अभिकारक की प्रकृति पर निर्भर कर रही हैं। आप समझ गए होंगे कि जो आयनिक क्रियाएं हैं बड़ी तेजी के साथ हो जा रही हैं, सहसंयोजी क्रियाएं हैं बड़ी धीमी गति से हो रही हैं। इसका मतलब यह हुआ कि जो अभिक्रिया का वेग है ये अभिकारक की प्रकृति पर निर्भर करता है। अभिक्रिया का वेग यहाँ हम लिख देते हैं कि अभिक्रिया का वेग अभिकारक की प्रकृति पर निर्भर करता है, निर्भर करता है। बच्चों आप लोग भी, हमें उम्मीद है कि इस चीज़ को समझ गए होंगे कि अभिकारक की जो प्रकृति है या अभिक्रिया का जो वेग है ये अभिकारक की प्रकृति पर कैसे निर्भर कर रहा है। अगला देखते हैं, कुछ और कारक होते हैं जो अभिक्रिया के वेग को क्या कर देते हैं, प्रभावित करते हैं। उसके लिए बात की जाए तो जैसे उत्पाद के स्थायित्व पर, दूसरा देखें तो उत्पाद के स्थायित्व पर। अब उत्पाद के स्थायित्व से क्या मतलब है, इसको भी अगर हम अभिक्रिया के रूप में व्यक्त करें तो देखा जाए जैसे CH3COOH, ये क्या कर रहा है, CH या जब टूट रहा है तो CH3COO का माइनस चार्ज आता है और यहाँ प्लस H का पॉजिटिव चार्ज आ जा रहा है। और दूसरी अभिक्रिया देखें HCOOH में HCOO के ऊपर माइनस चार्ज आ रहा है, प्लस H प्लस का चार्ज आ रहा है। तो अब आप हमको कमेंट में बताएंगे कि इस अभिक्रिया में किस अभिक्रिया का वेग बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा है या अभिक्रिया का वेग किसमें बहुत फास्ट हो रहा है। आपको कमेंट करके हमें बताना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन उसके पहले हम आपको यहाँ पर सलूशन दे रहे हैं, इसको ध्यान से सुनेंगे बच्चों। देखें जो फर्स्ट रिएक्शन है CH3COOH, इसको हम एसिटिक एसिड कहते हैं। सिरका आप जानते होंगे, सभी के घरों में पाया जाता है सिरका, इसको एसिटिक एसिड कहेंगे। तो CH3COOH का जब विखंडन हो रहा है तो CH3COO के ऊपर एक जो माइनस चार्ज आ रहा है यहाँ पर और एक H प्लस में विभाजन हो रहा है। तो आप यहाँ अगर देखें तो उत्पाद क्या बन रहा है, यहाँ पर जो CH3 है यह बना रहा COO माइनस, ठीक, CH3COO माइनस। कहने का ये मतलब है कि यह जो CH3 है यह इसको इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहा है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहा है। और किसी भी अभिकारक पर अधिक आवेशों का होना अच्छी बात नहीं होता, ये स्थायित्व को प्रदर्शित नहीं करता है। जबकि यहाँ हम देखेंगे क्या बन रहा है, H और COO माइनस। तो यहाँ जो हाइड्रोजन है या COO माइनस को इलेक्ट्रॉन दे नहीं रहा, इससे साझा किया हुआ है। लेकिन हम ये भी कह नहीं सकते कि पूर्ण स्थायी है, इसकी तुलना में यह जो है अधिक स्थायी है। या इसको हम लिख सकते हैं क्या कि एक कम स्थायी है और जबकि इसकी तुलना में क्या है, अधिक स्थायी है, अधिक स्थायी है। तो अब आप बता सकते हैं कि किस अभिक्रिया में अभिकारी पदार्थ अधिक स्थायी
गुण प्रदर्शित कर रहे हैं और किसमें कम प्रदर्शित कर रहे हैं। तो अभिक्रिया का जो वेग है उत्पाद के स्थायित्व पर भी निर्भर करता है। अगर बहुत अधिक अस्थायी पदार्थ हैं तो वे अभिक्रिया क्यों करेंगे। इसलिए अधिक अस्थायी जो पदार्थ होंगे, कहने का मतलब इसकी तुलना में अधिक अस्थायी है, ऐसा नहीं बहुत अधिक अस्थायी है। अगर बहुत अधिक अस्थायी हो जाएंगे तो एक रासायनिक अभिक्रिया करेंगे ही नहीं। तो हम कह सकते हैं कि जो पदार्थ बहुत अधिक अस्थायी होते हैं वे कभी भी रासायनिक अभिक्रियाएं नहीं करते। तो बच्चों, उम्मीद है कि ये भी टॉपिक आपको समझ में आई होगी कि उत्पाद का जो अस्थायित्व है या अभिकारक की प्रकृति पर निर्भर करता है। अगला हम देखें, अगला हेडिंग अगर देखा जाए इससे रिलेटेड, तो अभिकारक का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अभिकारक का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अभिकारक के पृष्ठीय क्षेत्रफल से क्या मतलब है कि अब अगर अभिकारक का पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक हो या पृष्ठीय क्षेत्रफल कम हो तो अभिक्रिया के वेग पर क्या परिवर्तन पड़ेगा। पृष्ठीय क्षेत्रफल एग्जाम्पल के रूप में अगर बच्चों हम ले लें, जैसे कोई एक बहुत बड़ा कण हो और एक कोई छोटा कण हो। उदाहरण के रूप में अगर देखें तो मिश्री, हम आप सभी लोग देखे होंगे, मिश्री और चीनी। मिश्री देखे होंगे, मिश्री के जो कण होते हैं ये क्या होते हैं, बड़े बड़े होते हैं। मिश्री के कण जो होते हैं ये बड़े बड़े होते हैं और जो चीनी का कण होता है इसकी अपेक्षा छोटा होता है। चीनी का कण छोटा होता है। अगर इसको हम जल में घोलें, इसको हम किसी पाट में, किसी बर्तन में रख दें और इसमें जल भर दें और इसको भी किसी पाट में रखकर इसमें क्या करें, जल भर दें तो होगा क्या, ये हमारा देखें ये है मिश्री और ये क्या है, ये है चीनी और दोनों में जल, इसमें भी H2O है मतलब जल भरा हुआ है, इसमें भी H2O है जल भरा हुआ है। तो सबसे पहले कौन सॉल्युबल होगा, कौन विलेय होगा। देखें, जो मिश्री के कण है इस पर जो जल का क्षेत्रफल है बहुत अधिक है, क्योंकि जल के कण इसके बाहरी परत पर पहले आएंगे। तो सबसे पहले जो होगा इसका आउटर मोस्ट पार्ट या सॉल्युबल होगा या घुलेगा, तब इसके बाद जो बीच वाला पार्ट आएगा या घुलेगा। जबकि चीनी में क्या है, चीनी के छोटे छोटे कण हैं और जब जल की बूंदें इसके चारों तरफ लेयर बनाएंगी तो आसानी पूर्वक चीनी घुल जाएगा। तो यहाँ पर इस एग्जाम्पल से हम लोग को समझ में आया होगा कि जिस पदार्थ का पृष्ठीय क्षेत्रफल जितना अधिक होगा उसमें क्या होगा, जो अभिकारक की प्रकृति होगी, कहने का मतलब कि पृष्ठीय क्षेत्रफल पर भी निर्भर करेगा। अगला एक चीज और देख लें, उत्प्रेरक का प्रभाव, कैटालिस्ट बोलते हैं उत्प्रेरक। उत्प्रेरक कौन से पदार्थ होते हैं, उत्प्रेरक के बारे में आप सभी लोग जानते होंगे कि एक प्रकार का ये रासायनिक पदार्थ होता है। क्या होता है, रासायनिक पदार्थ जो किसी भी अभिक्रिया में उपस्थित होकर अभिक्रिया के पूर्ण होने की सूचना देता है, लेकिन जिस अवस्था में ये पूर्व में होता है अभिक्रिया होने के बाद भी इसकी अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होता। ऐसा क्यों होता है, इसको अगर हम देखें एक रिएक्शन के माध्यम से, जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2, अगर हमारे मन में ये विचार आ जाए कि एथीन है, क्या है एथीन कहेंगे IUPAC नाम में, तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 में अगर हाइड्रोजन जोड़ दें, इसमें हमारा अगर हाइड्रोजन जोड़ने का मन कर दिया तो क्या करेंगे, बड़े आसानी पूर्वक आप देख रहे हैं, यहाँ से एक हाइड्रोजन टूटेगा यहाँ आ जाएगा, एक हाइड्रोजन टूटेगा यहाँ आ जाएगा, इसका बंध टूट जाएगा तो आसानी पूर्वक बन जाएगा क्या, CH3CH3, बड़े आसानी से तो बन गया। हम लोगों ने देखा
कि CH2 डबल बॉन्ड CH2 में अगर हाइड्रोजन को मिलाना है हमको तो बड़ी आसानी पूर्वक CH3 बन गया, इसका भी बन टूट गया, एक एक हाइड्रोजन आसानी पूर्वक जुड़ गए। लेकिन बात ये होती है कि एक हाइड्रोजन से दूसरे हाइड्रोजन को तोड़ने के लिए, एक हाइड्रोजन से दूसरे हाइड्रोजन को तोड़ने के लिए 1200 किलो जूल प्रति मोल की आवश्यकता होती है। बच्चों इस चीज को हम विशेष ध्यान रखेंगे कि एक हाइड्रोजन से दूसरे हाइड्रोजन को तोड़ने के लिए कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है? 1200 किलो जूल प्रति मोल। ये हमको आएगा कहाँ से? इतने आसानी पूर्वक हम इसको कैसे प्राप्त कर पाएंगे? कौन सा माध्यम हमको मिलेगा कि 1200 किलो जूल प्रति मोल ऊर्जा एक हाइड्रोजन से दूसरे हाइड्रोजन को अलग करने में लग रहा है। अब यहाँ पर आता है क्या? उत्प्रेरक। उत्प्रेरक अपना रोल निभा रहा है। उत्प्रेरक अपना रोल क्या निभाता है जरा देखें। उत्प्रेरक कुछ नहीं करता, बस इसका कार्य क्या है कि जब इन दोनों के बीच में उत्प्रेरक आता है तो उत्प्रेरक क्या करता है कि इनको अपने पृष्ठ पर चिपका लेता है। इनको अपने पृष्ठ पर चिपका लेता। कैसे चिपकाता है? कहता तुम भी आओ मेरे पृष्ठ पर चिपक जाओ और तुम भी आओ मेरे पृष्ठ पर चिपक जाओ। जब ये दोनों आपस में चिपकते हैं उत्प्रेरक के पृष्ठ पर तो होता क्या? इनमें कुछ स्पेस बन जाता है। इनमें कुछ स्पेस बन जाता है। जैसे ही स्पेस बनता है तो आयन क्या करते हैं? परमाणु का कार्य क्या है? बिना रासायनिक अभिक्रिया में अपघटित में भाग लेना। तो जैसे ही इनमें स्पेस बनता है ये क्या करते हैं? तुरंत इससे रिएक्ट हो जाते हैं और ये अपने बांड को तोड़कर अलग हो जाते हैं। तो एक CH2 और डबल बॉन्ड CH2 से H2 को मिलाने के लिए उत्प्रेरक की तो हमें जरूरत पड़ती है। उत्प्रेरक का कोई विशेष रोल नहीं होता, बस इसका यही कार्य है इन दो ये H2 को अपने पृष्ठ पर चिपका लेने का कार्य करता है। जैसे अपने पृष्ठ पर चिपकाता है इन दोनों के बीच में स्पेस आ जाता है और होता क्या है कि अभिक्रिया थोड़ी आसानी पूर्वक हो जाती है। ठीक है बच्चों, देखें तो उत्प्रेरक का प्रभाव किस प्रकार से लागू हुआ हमने आपको बताया। एक चीज हमने वहाँ ध्यान नहीं दिया बताने के लिए आपको कि तापमान, अगर तापमान में जब वृद्धि करते हैं तो अभिकारी अणुओं की संख्या में के गतिज ऊर्जा मतलब अभिकारी अणुओं की गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है और अभिकारी अणुओं की जब गतिज ऊर्जा में वृद्धि होना शुरू हो जाएगा तो प्रभावी टक्करों में बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है, जिससे अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। वैज्ञानिकों के द्वारा हाल में ही जल्दी अभी एक प्रयोग किया गया, अगर उसमें ये बताया गया कि अगर कोई अभिकारी पदार्थ है उसके तापमान में 10 डिग्री सेल्सियस बच्चों देखेंगे हाल ही में अभी वैज्ञानिकों के द्वारा एक खोज किया गया कि अगर कोई अभिकारी पदार्थ है और उसके तापमान में 10 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि कर दी जाए तो होता क्या है? जो अभिक्रिया है अभिक्रिया करने की दर 2 गुना हो जाती है। अभिक्रिया करने की दर जो होती है क्या होती है? 2 गुना हो जाती है। ऐसा जल्दी ही वैज्ञानिकों के द्वारा बताया गया। ठीक है बच्चों, तो आज के पार्ट में हमने आपको अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक, जिसमें इसके 2 मुख्य भाग सांद्रता और तापमान के बारे में बातें की गई। सांद्रता का क्या प्रभाव है और तापमान का क्या प्रभाव है, इन दोनों चीज़ों का अध्ययन हुआ। ठीक है, अगले वीडियो में फिर हम आपको कुछ नए टॉपिक